एक बार की बात है। गांव में मुरली नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और दिन रात काम करता था, लेकिन बीमार रहने लगा। अरे मुरली का हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? का हुआ? अरे भाई का बताऊं, तुम तो जानते ही हो, बीमार होने से गांव में सभी को कितना नुकसान हुआ है। और मेरा खेत तो वैसे भी उधार पे चल रहा था। हाँ भाई, पर अब क्या करोगे? हाँ भाई, क्या करें, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे तैसे ये आज के लिए कुछ खाने को लाया हूं। हाँ भाई, चलो अब मैं चलता हूं। शाम का समय था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी के घर में रोशनी नहीं थी, बस कुछ घरों के दरवाजे खुले हुए थे। यह एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। अरे अर्जुन, तुमने सुना यहाँ नई सड़क पर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है? क्या बात है, अब तो हमारे इलाके में रेस्टोरेंट भी खुलने लगे। चलो अच्छा है, कभी कुछ खाने का मन हो तो यहीं आया करेंगे। हाँ भाई, मेरी बीवी तो हर 4 दिन पर मुझे कहीं दूर जाने को बोलती है, बाहर का कुछ लाने को। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूर तो नहीं, लेकिन अब शायद तुम्हें 4 दिन की जगह 2 दिन में ही यहाँ आना पड़े। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वहां पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुलता है। लोग वहां आने जाने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन रेस्टोरेंट की सारी चाउमीन चोरी हो जाती है। और तभी पायल और उसकी बहन वहां खाना खाने गए होते हैं। भैया चाउमीन तो ले आओ। मैडम चाउमीन तो खत्म हो गई है। भैया 1 घंटे पहले ही तो बनी थी, मैं वहीं देखकर तो आई थी। सॉरी मैडम, चाउमीन तो नहीं है। पायल गुस्सा हो जाती है और मैनेजर को बुलाने की बात करने लगती है। तभी उसकी बहन रीना उसको शांत कराती है। रहने दो ना दीदी, चलो घर में मैं आज आपके लिए चाउमीन बनाऊंगी। हाँ चल, पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। आज तो कोई बात नहीं, मैं भी तो अच्छी चाउमीन बनाती हूँ, आप वो खा लेना आज। हाँ पायल ठीक है, चल मैं तेरी मदद कर दूंगी चाउमीन बनाने में, लेकिन सारा नहीं बनाऊंगी मैं। अरे ठीक है दीदी, चलो। अब घर आते ही दोनों बहनें किचन में लग जाती है और 1 घंटे में ही स्वादिष्ट चाउमीन बना लेती है। चलो दीदी, अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद गरम गरम चाउमीन खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। चल, जैसे ही चाउमीन लेने वो किचन में जाते हैं, चाउमीन गायब हो जाती है। अरे चाउमीन कहाँ गई? अभी तो यही थी, अचानक कैसे गायब हो गई? लगता है खिड़की से कोई बंदर आया होगा और वही चाउमीन उठाकर ले गया। अपनी किस्मत ही खराब है आज, चाउमीन लिखी ही नहीं थी नसीब में। रुको, मैं मैगी बनाकर ले आती हूँ। अब दोनों बहनें मैगी खाकर अपनी भूख शांत करती है और सो जाती है, और सुबह उठकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गांव में कजरी नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। कजरी बाजार से लौट रही होती है। रास्ते में मुखिया उसे मिल जाता है। मुखिया बसंती की ओर देखकर कहता है, कैसी हो बसंती? देख रहा हूं तुम्हारी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी तुम सुंदर और जवान दिखती हो। बकवास बंद कर मुखिया, उम्र तो तेरी भी हो गई, लेकिन तेरी छिछोरी बातें करने की आदत अभी तक गई नहीं। अरे जब से इस गांव में ब्याह कर आई हूं, तब से तू मुझ पर दौरे डालने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो नाराज हो गई कजरी। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पति तो कुछ समय पहले ही स्वर्ग सिधार गए, और तुम्हारा बेटा, उसे भी तुमने शहर भेज दिया था। कब लौट रहा है वो? अरे वह आज ही आने वाला है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। बोल रहा था गांव में ही आकर सब्जियों का व्यापार शुरू करेगा। इतना कह कजरी अपने घर की ओर बढ़ जाती है। कजरी अपने घर के अंदर जाती ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कजरी दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़ा राकेश अंदर आ जाता है। उसके साथ में एक सुंदर लड़की भी होती है। सुंदर लड़की को देखकर कजरी चौंक जाती है। अरे राकेश, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है प्रिया, मैंने शहर में ही इससे विवाह कर लिया। तुझे मैंने शहर में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तू एक शहरी लड़की को ब्याह कर ले आया। तुझे नहीं पता राकेश, शहर की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं। कुछ दिन में तुझे खुद समझ आ जाएगा। अरे माँ, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे जानने की कोशिश तो करो। कजरी मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। अगली सुबह प्रिया सोकर उठती है और रसोई में जाती है। उसे गैस चूल्हा नहीं दिखता। प्रिया राकेश से कहती है, तुम्हारे घर में तो गैस का चूल्हा ही नहीं है। अरे ये गांव है, यहाँ सब लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बनाते हैं।
एक छोटे से गांव प्रेम नगर के पास एक पुरानी वीरान कॉलोनी थी, जिसे लोग आत्माओं की कॉलोनी के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां पर एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। इसी बात की खोज करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं। सुमित, तुम एक होनहार लड़के हो। तुम्हें मैं एक काम सौंप रहा हूं। प्रेम नगर की उस वीरान कॉलोनी के बारे में पता करो और जितनी भी चीजें तुम्हें मालूम पड़ती हैं उसको लिखकर मेरे सामने ले आओ, ताकि हम वहां की वो दकियानूसी बातों को पब्लिक के सामने लेकर आ सके। जी सर, पर वहां की तस्वीरें लेने के लिए मुझे मोनिका को भी साथ लेकर जाना होगा। क्या मैं मोनिका को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोनिका की तो जरूरत पड़ेगी। तुम और मोनिका दोनों साथ में चले जाओ। मोनिका सुमित के मित्र और थे जो उसके साथ इस अभियान में शामिल हो जाती है। उनको पता चलता है कि प्रेम नगर के बारे में एक पंडित हैं जो उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं, तो वो दोनों पंडित से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे कोई क्यों मिलने आएगा? मैं तो बस एक साधारण पुजारी हूँ। जी हाँ, लेकिन हमने सुना है प्रेम नगर के उस कॉलोनी के बारे में। सबसे बेहतर आप ही जानते हैं पंडित जी। हमें उस कॉलोनी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। देखो बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूँ। आप हमें सिर्फ बता दीजिए, बाकी हम वहां जाकर पता कर लेंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहां के बारे में सब बता दूंगा, लेकिन बेटा उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। वहां की आत्माएं शांत नहीं हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन पंडित जी, हमें वहां के बारे में सब जानना है। हम बहुत दूर से आए हैं पंडित जी। हमें उस गांव के बारे में और वहां की वो आत्मा वाली कॉलोनी के बारे में सब सच जानना है। तो आप हमें वहां की सच्चाई बताइए ना। जितना भी आपको पता है वो सब हमें बता डालिए। तुम लोग उसके बारे में जानकर क्या करोगे बेटा? लेकिन अब इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, चलिए बताइए। हम बहुत साल पहले वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम लाली था। उसका रंग सांवला था, लेकिन वो बहुत नेक थी। लेकिन कद में छोटी होने की वजह से अक्सर लोग उसे छोटी छोटी कहकर चिढ़ाया करते थे, तो उसका नाम ही छोटी पड़ गया। उसने अपने रंग को काले से गोरा बनाने की कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई। तब से माना जाता है कि उस कॉलोनी में आत्माओं का साया रहता है और किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तब से उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। धन्यवाद। अब बाकी की जानकारी हम वहां जाकर ही ले लेंगे। अमित और मोनिका कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर जाते हैं और उस कॉलोनी के बारे में जानने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है यह जमींदारों की साजिश है इस जमीन को ना बेचने की, ताकि वो यहाँ पर अपने काले काम को अंजाम दे सकें। Kenapa tak tidur lagi, ha? की हो गई थी। कान का बना दूंगी, जैसे मेरे कान नहीं है वैसा ही सबको बना दूंगी। फिर सब के सब मंगल ग्रह से आए हुए दिखेंगे। जब से मेरे कान कटे हैं मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, ना गाने और ना ही शोर। एक बार वो नाई कहीं मिल जाए जिसने मेरे कान काटे हैं। अपने गुस्से के कारण चुड़ैल कई लोगों के कान काट चुकी होती है और इसी वजह से लोगों ने उस चुड़ैल वाले रास्ते से जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन दो दोस्त बबलू और डबलू उसी चुड़ैल वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे बबलू, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, नहीं तो कहीं वो चुड़ैल मिल गई तो हमें अपने कानों से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर हमें गांव वाले कनकटा बोलेंगे। कान काट लेगी वो दुष्ट चुड़ैल, समझे? सही कहा भैया, लेकिन हम क्या करें, इससे ज्यादा तेज चलेंगे तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं, हमें कनकटा नहीं कहलवाना है अपने आप को। हाँ। ऐसा कहकर बबलू और डबलू और तेजी से चलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, चुड़ैल पेड़ से नीचे कूदती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेरे मस्त मस्त दुकान मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दुकान। चुड़ैल को गाना गाते देख डबलू और बबलू घबरा जाते हैं और बबलू भी गाना गाने लगता है। लगता है चुड़ैल जी को गाना गाने का मन कर रहा है। मैं भी गाना गाकर सुनाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, आहा आहा आहा, तेरे चेहरे में वो जादू है। मैं रोज खींचा चला जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। अरे बबलुआ पगला गया है क्या? चुड़ैल के सामने गाना गा रहा है? हैं? इस चुड़ैल के बारे में सुना है। पहले ये अंताक्षरी खेलती है, फिर कान काट लेती है।
इससे पहले अपने कानों का नंबर आए। चल भाग लेते हैं यहाँ से। हाँ सही कहते हो भाई, भागो यहाँ से। अरे भागो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। अरे भागो, अरे भागो। अरे भागो, अरे भागो। क्या समझा था तुम दोनों ने? कितनी दूर निकल पाओगे? मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं जिसे तुम गोली दे देते होंगे। चुड़ैल की बात सुनकर बबलू घबरा जाता है। तू बोलता बहुत है छोटा रिचार्ज, लगता है तेरा टॉक टाइम खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू के कान काट डालती है। बबलू दर्द की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर डब्लू वहां से भाग लेता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बोलती है, कहाँ तक भागोगे मेरे प्यारे शिकार? आज तो तुझे अपने प्यारे कानों की कुर्बानी मुझे देनी ही होगी। ऐसा कहकर चुड़ैल डब्लू के कान काट लेती है। कान के कटते ही डब्लू भी बेहोश हो जाता है और चुड़ैल वहां से चली जाती है।